मैंने स्टार्टअप्स को 3-3 महीने में क्लोज होते देखा है। मैंने स्टार्टअप्स को क्लोज होते होते फिर बाउंस बैक करते देखा है, जिसमें 70-70 करोड़ 100-100 करोड़ की टर्नओवर हो गई, जबकि वो 50 से गिर के 2 पे आ गए थे, फिर वो 100 पे भी चले गए। ड्यू डिलिजेंस जो है, क्या इसका मतलब रोल है, क्या चीजें इसमें देखी जाती हैं? आपने जो बोला है वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। अब आज की डेट में आपने मॉडल में मान लो अजम्पशंस बना लिए, आपकी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 15%, आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अज्यूम किया है 45%। अब कई लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर का मार्जिन था 50%, इस साल से वो दिखाने लगे मार्जिन है 65%। अब अगर उनसे पूछा जाए कि 50 से 65 का रेवेन्यू ड्राइवर्स आप करोगे कैसे उसको, या कॉस्ट ड्राइवर से कम कैसे करोगे आप, फिर उसका जवाब नहीं होता। कई लोगों की एनुअल फाइलिंग्स नहीं कंप्लीटेड है। जैसे हम टीवी पे स्टार्टअप देखते हैं, इसे शार्क टैंक इंडिया, कि वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस बताया और उन्हें चेक मिल जाती है। वो चेक एक्चुअली में कभी नहीं मिलती है। और पिच डेक में कहते हैं हम 50 करोड़ पे डाल रहे हैं, बेसिक चीज़ों के एरर्स होते हैं। आज की डेट में अगर किसी को चेक मिल गया तो वो गारंटी नहीं है कि उसको फंडिंग मिली गई है। अच्छा। जब वो वहाँ से बाहर जाएगा उसके बाद उसको डीडी का एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। उनकी टीम आपको भेजने से पहले भी ड्यू डिलिजेंस करती ही है, उसके बाद भी आपका एक पोस्ट इंटरव्यू आपका ड्यू डिलिजेंस होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम स्टार्टअप्स वाइप आउट हो जाते हैं ड्यू डिलिजेंस में। मैक्सिमम स्टार्टअप्स की फंडिंग नहीं होती। हमारे व्यूअर्स हैं जो प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आप कैसे देखते हैं? सीए का तो एक ऐसा हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है यार कि ऐसा हम कुछ है नहीं जो हम नहीं कर सकते। फेस का होना, ब्रांडिंग होना बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल अर्पित, जो दिखता है वो बिकता है वाला सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ये फाउंडर्स की जो एक ब्रांडिंग होती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज एक लहर चलती है हर चीज़ की। एक ज़माना था जब एमबीए की लहर चली थी, एक ज़माना था जब हर कोई बीटेक कर रहा था, आज ज़माना है जब हर कोई स्टार्टअप की तरफ भाग रहा है। आज आज हम अपने देश में बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हैं जो उभर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी दम पे, अपने खुद का। ठीक है, आज लोग एक जॉब के प्रोफाइल से भी हट के, कुछ युवा हमारे सोचते हैं कि वो अपने खुद का एक ब्रांड डेवलप करें, अपने खुद का एक बिजनेस लाएं। तो आज का पॉडकास्ट हमारा इन एंड आउट स्टार्टअप से रिलेटेड, उसकी बारीकियां, उसके इनसाइट्स, उसके आउटसाइड्स, उसमें कैसे आपको स्टार्टअप बनाना है, किस तरीके से आपको फंडिंग मिलेगी, किस तरीके से उसको बूटस्ट्रैप करना है। आइए हम आप वेलकम करते हैं सीए निहित जी को, जो आज हमारे इस एपिसोड में अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देंगे। हेलो, वेलकम निहित जी। थैंक यू अर्पित भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप अपना सबसे पहले एक्सपीरियंस बताइए कि स्टार्टअप इंडस्ट्री से आप कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे आप उनको हेल्प करते हैं, उनको आगे आने के लिए उनको पूरा रोड मैप आप कैसे तैयार करते हैं स्टार्टअप्स का। सो अर्पित, ये जो इंडस्ट्री रही है ना, स्टार्टअप इंडस्ट्री, जब से मैंने मतलब जिस दिन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था 2019 से, उस दिन से लेके मैं स्टार्टअप्स के साथ ही कनेक्टेड रहा हूँ। बीच में मैंने एक आध एमएनसीज़ के साथ भी मेरा एसोसिएशन रहा है, मगर मेरे को जो ज़्यादा इंटरेस्ट करता है वो स्टार्टअप इंडस्ट्री है। बहुत अच्छा। तो मैंने ना जब ये सेगमेंट पूरा एक बार देखा ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये नई नीश है, ये नया मतलब एरा है जिसमें लोग बहुत मतलब इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इवॉल्व नहीं है, और फ्यूचर में इसका इवॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब मेरा समझना ये था कि जब मैंने उन बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, 5 साल 4 साल 5 साल मैंने उनके साथ काम किया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ कि मुझे खुद का भी कुछ एक स्टार्टअप, अब तो आजकल को लोग जो भी एक अलग तरह से कुछ करते हैं उसको स्टार्टअप का नाम दे देते हैं, बट एग्जैक्टली वो स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप का मतलब होता है कि आपका इनोवेशन है, कुछ आप कुछ नया सोच रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच रहे हो। नॉर्मल भी आपके कभी कदार ट्रेडिशनल बिजनेसेस को भी आप स्टार्टअप्स में कन्वर्ट कर लेते हो आज की डेट में, और गवर्नमेंट का रिकग्निशन हो जाता है, वो सारी चीज़ें। तो मेरा काम एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कह लो आप, या स्टार्टअप कंसल्टेंट कह लो, ये होता है कि एक स्टार्टअप जब ज़ीरो पे है ना, तो ज़ीरो से लेके वो आईपीओ तक अपनी जर्नी कैसे कवर करेगा, वो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि मैं समझता हूँ कि अगर बंदा मेरे पास आया तो उसने अपनी रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराने से लेके आईपीओ तक जाने तक की स्ट्रैटेजीज़, वो मेन है। पेपर वर्क तो ठीक है, हो जाता है, बट स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो बिल्ड करके उसको वहाँ तक ले जाना, वो आई थिंक ज़्यादा बड़ा मार्केट है। तो जैसे आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन से लेके, तो जब जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आपको भी ये क्वेश्चंस आए होंगे, आप भी प्रैक्टिस में हैं कि जी मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाऊँ, एलएलपी बनाऊँ, ओपीसी बनाऊँ, पार्टनरशिप बनाऊँ, और शायद प्रोप्राइटरशिप तो स्टार्टअप्स में अलाउड ही नहीं है। तो ये
क्या सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप किस फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाते हैं? इसका मतलब इस स्टार्टअप में इसका क्या रोल है? मैं बताता हूँ। सो अर्पित, बेसिकली इसमें है क्या कि अगर मान लीजिए आज की डेट में आप सिर्फ कंसल्टिंग हो, ओके बूटस्ट्रैप्ड हो, ओके तो आइडियली क्या है कि आप एलएलपी बनाओगे, क्योंकि आपको कोई डाइल्यूशन एज करना नहीं है, कुछ इतना वो नहीं है, राइट। और आप देखो एलएलपी में थोड़े नॉर्म्स ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनीज, वहाँ आपको कंप्लाइंसेस ज़्यादा स्ट्रिक्टर होती हैं, पेनल्टीज ज़्यादा होती हैं। बट अगर आपका मन है कि आज की डेट में आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो बट आपको फंडिंग भी चाहिए आगे, तो उस केस में इन्वेस्टर लाना है तो बेटर वुड बी कंपनीज, क्योंकि कंपनीज में ऑप्शन होते हैं कि इन्वेस्टर आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर सकता है, इक्विटी है, डाइल्यूशन है, फिर उसके बाद आपका कन्वर्टेबल कंसल्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है आपका। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उस केस में आप समझो एलएलपी पे डाइल्यूशन करके एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना एक चांस है, बट प्रेफर्ड क्या है ज़्यादा इज, हाँ, इक्विटी या सीसीपीएस या सीसीडी काइंड ऑफ समथिंग। तो उस लिए इट्स बेटर कि आप कंपनी फॉर्म करो। फिर भी अगर आप सोचते हो कि नहीं, यू वांट टू गेट रिड ऑफ द कंप्लाइंसेस, आपको बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं चाहिए, देन आप एलएलपी भी कर सकते हो। ओपीसी इज नॉट दैट गुड, क्योंकि वो सिंगल ओनरशिप है, फिर उसमें अगर कोई आता भी है, अगर आप चाहोगे भी इन फ्यूचर डायल्यूट, यू नेवर नो ना, अगर आप फ्यूचर में चाहो डायल्यूट करना तो आप नहीं कर सकते हो। एक बॉटल नेक की तरह काम करता है हाँ, फिर वो फिर dilution। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एलएलपी जैसे एक फॉर्म है कि कुछ लोग एलएलपी के लिए जाते हैं। अब क्या है कि जैसे आप एलएलपी बना लेते हो, फिर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको अब इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि जैसे क्या है कि सर, एक इनकॉर्पोरेशन और जो एनुअल कंप्लाइंस है, वो आप देखोगे तो 20 to 50,000 के बीच में आप CAs को हायर कर सकते हो एनुअल कंप्लाइंसेस के, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर एंड ऑल द थिंग्स। पर आप ये देखो कि ये कितना बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको आगे कन्वर्जन के लिए जाना पड़ा एलएलपी में, तो वो आपके स्टार्टअप के आइडिया को कैसे हैम्पर करेगा, वो कन्वर्जन से क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे आपके, वो आप थोड़ा उस पर। राइट। सो बेसिकली अगर आप स्टार्ट, जैसे मान लो आप एलएलपी से करते हो, ओके, ठीक है, और आप कंपनी कन्वर्जन के लिए जाते हो, तो लगता आपका है कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ आप डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हो, वहाँ पे आप डायरेक्टर होते हो, ठीक है। वहाँ के नॉर्म्स अलग है, यहाँ की अकाउंटिंग अलग, वहाँ का भी अकाउंटिंग थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, वहाँ बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप शुरू से कंपनी फॉर्म करो, रीज़न बीइंग कि आप कन्वर्जन की भी कॉस्ट इनकर करोगे ही करोगे। आज की डेट में मान लो आपकी आरओसी एलएलपी में यूपी है और आप कन्वर्ट करने जाते हो, फिर वो आ जाती है हरियाणा, तो आपकी आरओसी चेंज हो गई, उस केस में बहुत लंबे प्रोसेसेस हैं। बहुत आपको तो गवर्नमेंट फीस ही हाँ, 1 लाख 1 लाख से गवर्नमेंट फीस ही स्टार्ट है। फिर उसके बाद मे बी ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपको अप्रूवल मिल गया, गवर्नमेंट आपको स्क्रूटनाइज करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकती है। आज की डेट में मान लीजिए एलएलपी में कोई इन्वेस्टर इफ़ बाय चांस, रेयर चांस आ भी जाता है, देन फिर उसका पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए, नए एग्रीमेंट्स, नई मे बी टर्म शीट्स करने के लिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। टर्नओवर एंड ऑल चीज़ें जो क्रेडेंशियल्स होते हैं एक एंटिटी के, उस पे कितना इफेक्ट पड़ता है जब आप कन्वर्जन पे जाते हो? क्या जीएसटी टर्नओवर एलएलपी का रिकॉग्नाइज होता है पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड के टर्नओवर में, या जो उनका आपका रनवे है वो प्रॉपर काउंट होता है, या उसमें भी कुछ एवेल्यूएशन में हर्डल्स आते हैं? सी अरविंद, वो चीज़ ना एक उस पे है कि बिजनेस, अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है और वो कंटिन्यू होता है, और हम अपने इन्वेस्टर को ये समझा पाएँ कि हाँ ठीक है, हमारा पुराना बिजनेस ये था एंड ये बिजनेस मेरा अभी कैरी ऑन हुआ है बाय मीन्स ऑफ एन एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन जो भी, तो काउंट हो सकता है। बट इन दैट केस अगर आप मान के चलो, अगर आप एलएलपी से वहाँ जाते हो कंपनी में और नया बिजनेस करते हो, तो मे बी इन ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते समय हो सकता है आपका पिछला का टर्नओवर नहीं काउंट करें। दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो ये चीज़ एक हर्डल हो सकती है। तो फिर ये है कि थोड़ा सा मतलब पेन लेके, थोड़ा स्किन इन द गेम दिखा के आपको प्राइवेट लिमिटेड करें, ताकि आपको ये चैलेंजेस ना आए कि आपको कल को कन्वर्जन के लिए जाएं या आपको कोई भी फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स के लॉसेस हो। तो ये बेनिफिशियल है कि अगर आप पॉकेट अलाउ करती है, आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टअप बन जाती हैं, ठीक है, पर लोगों को ना कंप्लाइंसेस पता नहीं होती है, टैक्सेस पता नहीं होते हैं, उसके बाद उनके फंडिंग स्ट्रेटजी। तो स्टार्टअप में इन सब चीज़ों का जो भी, इसमें कितना रोल कंसल्टेंट्स का होता है, और एजुकेट करने का, जो उनके पार्टनर्स हैं, जो उनके फाउंडर्स हैं, उनको एजुकेट करने का, उनको कंप्लाइंसेस के बारे में बताने का, और लीगल टैक्सेस का कितना क्या कंप्लाइंसेस होता है? क्योंकि आगे चल के अगर आप एक स्टार्टअप है जो लीगली कंप्लाइड है, टैक्सेस टाइम पे कर रहा है, एक दूसरा स्टार्टअप है जो लीगली कंप्लाइड नहीं है, तो वहाँ वैल्यूएशन और ड्यू डिलिजेंस में क्या
मैं बताता हूँ, फिर बहुत चैलेंजेस हैं इस केस में। अब आज की डेट में मानो कोई स्टार्टअप सब कुछ अच्छा करके चल रहा है, Okay. बट उसकी बेसिक कंप्लाइंसेस नहीं पूरी हैं, कहीं एनुअल फाइलिंग्स में डिले है, या आपने हो सकता है कई बार ऐसे भी केसेस आए कि हाँ 1-2 साल तक फाइलिंग ही नहीं हुई थी, भले उसने फाइलिंग लेट कंप्लीट कर ली, बट इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पोर्टल कि भाई आपके उसमें आ जाएगा कि भाई आपने Track record. नहीं करा हुआ है। हाँ. एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जहाँ तक फाउंडर्स को एजुकेट करने की बात है, मेरा ये समझना है कि मैक्सिमम फाउंडर्स इन इंडिया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि अभी उतने नहीं है उस तरफ, उस लेवल पे हैं। बिकॉज द रीज़न बीइंग कि कई फाउंडर्स तो बहुत एजुकेटेड है, 100 में 10। अब आज की डेट में आप सोचो 100 स्टार्टअप्स आते हैं तो किन्हीं 5 या 6 की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जिनका हमें पता होता है कि ये पूरा एकदम लीगली कंप्लाइड है, इसी कोई टैक्सेशन डिफॉल्ट्स नहीं है, कोई डिमांड्स आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्लस इसकी वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो हमें वो स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट होते हैं। हर फाउंडर जब निकलता है उसको ये लगता है कि सर मेरा आइडिया बहुत इनोवेटिव है, ये तो हुआ ही नहीं है कभी इंडिया में। बट जब आप एक डीडी करोगे, आज ChatGPT ही बता देता है कि इस बिज़नेस के ये कॉम्पिटिटर्स हैं, आप बड़े हो गए, आपको कोई एक्वायर कर लेगा। आपके पास भले ही इनोवेशन है, बट कोई ऐसा बंदा जिसके पास इनोवेशन नहीं है, पैसे बहुत हैं, वो आपको पकड़ के एक्वायर कर सकता है। तो उस तरह से तो आप वो आपको कर्व कर लेगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि एजुकेशन तब आएगी फाउंडर्स को जब कंसल्टेंट्स उनको उस लेवल पे एडवाइस करेंगे। तो फाउंडर्स को वो चीज़ रखनी चाहिए। यू कैन ईदर गिव देम एन इक्विटी इन ओनरशिप, आपको ओनरशिप में इक्विटी दे सकते हो, आप एक रिटेनर फीस के बेस पे रख सकते हो। कई लोग तो विदाउट एनी फीस ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप देते हैं, मैंने खुद दी है बहुत स्टार्टअप्स को। तो उस केस में आप एजुकेशन तो ज़रूरी है ही है स्टार्टिंग में, भले ही आपको कितना भी आता हो। जैसे एक कंसेप्ट होता है कैप टेबल प्लानिंग एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इसके बारे में क्या है कि कैप टेबल प्लानिंग किस चीज़ को कहते हैं, क्या है ये? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कैप टेबल प्लानिंग ये होता है कि आज की डेट में जनरली लोग क्या करते हैं, फाउंडर्स क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने कंपनी फॉर्म करी तो सीधे कहते हैं जी 50-50% हो गया। ओके. अब आपने रूल्स डिफाइन नहीं किए, आपने नहीं कहा कौन CEO होगा, कौन CEO होगा, या आपके टास्क कहीं डिफाइंड होगी, इतना टास्क तुम करोगे, इतना टास्क मैं करूंगा। तो उस हिसाब से इक्विटी होनी चाहिए। या तो KRA वो चीज़ का नहीं है, तो सीधे सीधे उठाया और कहा सर 50-50, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन है कि भी हम दो मिलके कर रहे हैं तो 50-50 ही होना चाहिए ऐसा। और ये भी है कि अगर एक को सबको बराबर मिला तो कोई एक दूसरे को डिच नहीं कर सकता। हाँ, तो वो भी चीज़ है। लेकिन इस केस में ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि KRA क्या है। दूसरा, अगर आज की डेट में हम इन्वेस्टर लेके आते हैं इन फ्यूचर, तो हम अपने में से इक्वली उसको स्टेक देंगे या किसी एक बंदे से उस पर स्टेक जाएगा। आज तो ये चीज़ थोड़ी हल्की लगती है, बट इन फ्यूचर जब वो होता है तो फिर वो लगता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके डाइल्यूशन के क्लॉजेस पे आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो स्टार्ट तो हुई थी, फाउंडर ने 50-50 स्टार्ट किया, आज फाउंडर्स का मिला के शेयर 5% है मैक्सिमम इन्वेस्टर लेके। तो आपको ये प्लानिंग पहले से करनी होती है कि इन एनी केस अगर हम नहीं डाइल्यूट करना चाहते तो हम फ्यूचर में, मतलब अगर डाइल्यूट करते भी तो नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 20%, ये आपका एक होना चाहिए। उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन अलग होनी चाहिए। शुड नो योर वैल्यूएशन इन दी मार्केट। अब बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री है, टर्नओवर 2 करोड़ का, वैल्यूएशन 100 करोड़ की है। अब देखो सर्विस इंडस्ट्री में वैल्यूएशन मैक्सिमम मिलती है 10, मतलब 7 to 8x, 10x तो मतलब मैं एकदम हायर साइड पे बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ें भी डिसाइड करनी चाहिए कि आज की डेट में इतनी है तो हम इतना डाइल्यूशन रखेंगे, इससे ज़्यादा हम इक्विटी किसी इन्वेस्टर को डाइल्यूट नहीं करेंगे। बाकी यू नेवर नो, बिजनेसेस चेंज हो जाते हैं तो फ्यूचर में फिर डाइल्यूशन चेंज होता है। जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, उसके बाद फिर उसको जो भी है इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ और भी कंप्लाइंस होते हैं, लेकिन अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होता है DPIIT का। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है, प्लस क्या बेंचमार्क्स हैं इसमें, और इस रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो थोड़ा बताइए। हाँ, तो DPIIT का जो रजिस्ट्रेशन है ये तो आज की डेट में हर स्टार्टअप को चाहिए। अगर आप स्टार्टअप कहलाना चाहते हो तो DPIIT आपके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी। अब DPIIT में क्या है, सिंपली कुछ करनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब nsws.gov.in पे जाना है और अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस फिल्ड अप करनी है। उसका एक कंडीशन ये है कि ईदर यू शुड बी एन OPC, LLP या प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप हो तो दिक्कतें आती हैं, रजिस्टर्ड होने चाहिए। हाँ। प्रोप्राइटरशिप को तो आउट ही है, वो तो अलाउड ही नहीं है उस केस में। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन DSC होना चाहिए बेसिकली रजिस्टर करने में, बहुत सिंपल कॉस्ट है उसकी। और उसके बाद एक चीज़ ये भी होती है कि आपको स्टार्टअप इनोवेशन में होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आज की डेट में जब गवर्नमेंट वो ग्रांट करेगी सर्टिफिकेट, उसके पहले कुछ क्वेश्चनेयर होता है उनका। आपका स्टार्टअप इनोवेशन स्टेज पे है, आइडिएशन स्टेज पे है, आपने पहले कोई फंडिंग रेज करी है, आपका खुद का एक पिच डेक होना चाहिए अपलोड करने के लिए, एक वीडियो प्रोफाइल होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। तो उस केस में इनोवेशन जो भी कर रहे हैं स्टार्टअप्स, उनको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इट्स नॉट दैट टेक्निकल टू गेट इट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है? सपोज़ करिए आज की डेट में
इन्वेस्टर आपको फंड करने जा रहे हैं या गवर्नमेंट की कोई ग्रांट्स हैं आपको लेनी है, आपको कोई स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है, तो अगर आप स्टार्टअप तभी कहलाओगे जब आपके पास DPIIT होगा। DPIIT होगा अभी DPIIT नहीं है तो आप तो फिर नो आप मैटर हाउ इनोवेटिव यू आर एलिजिबल नॉट इन स्टार्टअप। स्टार्टअप, यू आर ओके, नॉट अ स्टार्टअप बेसिकली। मतलब एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट है हाँ, उसका। बर्थ सर्टिफिकेट है बस कि हाँ भाई हाँ दुनिया में कि एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। एग्जैक्टली। तो अब जैसे DPIIT के बेनिफिट्स और मतलब क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे फंडिंग्स हैं, इंक्यूबेटर्स का रोल क्या है, और उनके टैक्स हॉलीडेज हैं, तो इसमें क्या क्या ओवरऑल कितने बेनिफिट्स हैं आपको DPIIT गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, तो DPIIT में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स हैं। पहले तो आपको एंजल टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती, तब तो एंजल टैक्स का उतना रेलेवेंस नहीं रह गया है। सेकेंडली ये है कि किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर पे डेफिनेटली आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई करोगे तो आप समझो कि DPIIT सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, क्योंकि उनके सिस्टम्स आपस में लिंक्ड है, सब डिजिटाइजेशन है, सब आपस में लिंक्ड है। तो अनटिल अनलेस यू हैव दैट DIPP नंबर आपका एक जनरेट होता है जब आप सर्टिफिकेट लेते हो तो उस केस में जब तक वो नहीं है कोई स्कीम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली क्या है कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है 80 IAC की एग्जेम्पशन का, जिसमें जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं जिसका लेस देन 100 करोड़ का एक टर्नओवर है, वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए चाहे तो हॉलीडे, अपना 80 IAC का एग्जेम्पशन ले सकता है टैक्स अप्लाई करने के हॉलीडे है, लिए। उनके हाँ, ऊपर कोई इनकम टैक्स कोई नहीं इनकम लगेगा। टैक्स नहीं होगा। अब उसकी भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हर इंसान अप्लाई कर सकता है। अच्छा, वही स्टार्टअप अप्लाई कर पाएगा जो एक्चुअली में इनोवेशन में कुछ कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कर रहा है, वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ईदर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट खुद स्क्रूटनाइज करती है, ओके। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रांट हो जाता है। तो जैसे आपने टैक्स हॉलीडे के बारे में बताया, अब आपने फंडिंग के बारे में बताया, तो जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट कहती है मेक इन इंडिया, मतलब भारत में बनाओ। बहुत से लोग, मतलब मैंने खुद देखा, उनके अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि उनके स्टार्टअप में कोई भी बिजनेस के पास शुरुआत में फंड्स नहीं होते हैं या एक लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप स्कीम है, फंडिंग स्कीम है, वो कितनी हेल्पफुल है और कितना वहाँ पे सक्सेस रेशियो है, ये आप बताइए जरा उसके बारे में। सी उस केस में क्या है कि जो और भी क्या उसका प्रोसीजर भी क्या है कि पिच डेक इंक्यूबेटर्स में कैसे इंटरव्यू होता है, और क्या मिस्टेक्स जो हैं उस जो राइट, जो फाउंडर्स करते हैं, जो उनका स्टार्टअप रिजेक्ट होता है इंक्यूबेटर्स में? तो उस केस में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, आपने सुना भी होगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS है। जी, देन आजकल स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी अपनी अपने, स्कीम्स चला हाँ, रही हैं, ग्रांट्स आ गई हैं, कभी हरियाणा गवर्नमेंट की आई है, कभी यूपी गवर्नमेंट की आई है। बहुत सारे और भी बहुत सारी स्कीम्स है, निधि प्रयास स्कीम निधि है, प्रयास है। DST है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स तो हैं, बट गवर्नमेंट भी ये देखती है कि आपकी एलिजिबिलिटी उस स्टार्टअप में कितना इनोवेशन है, कितनी टेक्नोलॉजी है। और थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टेक स्टार्टअप्स जो है ना उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। क्योंकि या बिकॉज टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, या आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो, प्रॉफिटेबल होते होते एम्प्लॉयमेंट आप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली अप्लाई करने का मौका देती है। देन होता क्या है कि सपोज करिए SISFS है, तो आपको ना अपने कुछ 3 इंक्यूबेटर्स जो आपके नियर बाय हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कौन से इंक्यूबेटर्स पे फंड्स हैं, अच्छा, अवेलेबल हैं, मैक्सिमम ग्रांट्स। 3 इंक्यूबेटर्स में अप्लाई मैक्सिमम कर 3 सकते इंक्यूबेटर्स से आप कर सकते हो। तो वंस यू अप्लाई विद देम, अगर आपका स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट होता है तो यू विल गेट कॉल फॉर अ राउंड ऑफ एन इंटरव्यू। वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। देन ये होने के बाद 1 और 2 राउंड्स होने के बाद आपका एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है, जो कि आप चाहे गवर्नमेंट से फंडिंग लो चाहे प्राइवेट लो, DD का एक प्रोसेस होता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है भी या नहीं है, अभी कंप्लाइंसेस पूरी हैं या नहीं हैं, आपने जो एक्चुअली में बिजनेस दिखाया है वो पूरा है या नहीं है। बहुत सारा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस होता है, बहुत सारा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड्स कि आपको या तो ग्रांट मिलेगी या तो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मिल जाएंगे, ओके, राइट। वो भी ग्रांट्स जो होती हैं वो जनरली एक बार में रिलीज़ नहीं होती, ट्रांचेज में रिलीज़ होती हैं, ओके, ठीक है। अब इसके लिए आपका जो क्वेश्चन था कि क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि योर पिच डेक शुड हैव एन इम्पैक्ट। ऐसा नहीं कि आप एक बेसिक पिच, आजकल लोग मुझसे कहते हैं मैं ChatGPT से पिच डेक बना के ले आया, मैंने कहा ठीक है ले आए हो तो मुझे दिखाओ। जब देखते हैं तो उस केस में पता लगता है कि इम्पैक्ट नहीं है, बहुत सारी स्लाइड्स मिसिंग हैं, कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज मिसिंग है, आपका GTM नहीं है आपके पास, आपने बस 5-6 पेजर की डेक बना ली, तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं होती है उस केस में, राइट। और
अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके मार्जिन्स क्या है, आपको एक बेसिक सा फाइनेंशियल मॉडल भी प्रिपेयर करना चाहिए, वो उसकी रेलेवेंस है। क्योंकि वंस यू डू ऑल दिस ना, जितनी प्रिपरेशन आप एक्स्ट्रा करके जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि हाँ मैंने ज़्यादा की थी और बहुत ईजी था इंटरव्यू। बट लोग क्या करते हैं कि थोड़ा डेस्परेशन भी दिखता है फाउंडर्स में कि अब बनाया पिच डेक, अपलोड किया और अब कोई कंसल्टेंसी आगे करा देगी, ऐसा नहीं होता। फिर वो आपको अपनी तरफ से काफ़ी वो करना पड़ेगा, प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ती है। मतलब तो अब तभी आप जितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। हाँ। तो वहाँ पे जो मेन क्या क्या चीज़ें, वो पिच डेक हो गया आपका, प्लस फाइनेंशियल मॉडल हो गया, एक इनोवेटिव आइडिया हो, और उसके बाद जब वहाँ पे जाते हैं तो क्या फिर भी कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ हिंड्रेंस आते हैं, या फिर मिल जाती हैं ये सारी अगर चीज़ें हम कर, क्या सक्सेस रेशियो क्या रहता है इनक्यूबेटर? प्रैक्टिकली हिंड्रेंस की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली हिंड्रेंस आती हैं। अब आज की डेट में कई बार ऐसा भी हो रहा है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे कि फ़ंड्स अवेलेबल दिखा रहे हैं, बट जब इंक्यूबेशन पे सेंटर पे पहुँचे तो मे भी शायद फंड्स नहीं अवेलेबल थे, या ग्रांट के लिए अवेलेबल नहीं थे, लोन के लिए थे, आपको चाहिए थी ग्रांट। फिर उसके बाद ये भी केसेस हो सकते हैं कि आपकी जो भी इंक्यूबेटर आपने चूज़ किया है उसका ऑलरेडी उस आपकी तरह का कोई स्टार्टअप है जिसमें वो ऑलरेडी पैसे डाल इन्वेस्ट कर चुके हैं। चुका है। तो इंक्यूबेटर टू इंक्यूबेटर डिपेंड करता है, ही माइट नॉट इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी इंटरेस्टेस रहते अच्छा, हैं। इसमें जो ये फंड्स होते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहते हैं नॉर्मली, और क्या रीपेमेंट कितने %, उसमें भी कुछ सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से? सी ग्रांट्स में तो आपको सिंपल सिंपल एक ग्रांट्स के जो अमाउंट होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। सब्सिडी तक का मैंने ऐसा कुछ वैसे नहीं सुना, स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है, माइट भी किसी स्कीम में सब्सिडी हो। बट सीसीडीज में भी आपका इंटरेस्ट रेट रिमेन्स नॉर्मल एट 10-11% का नियर अबाउट, इसके आसपास का इंटरेस्ट रेट रहता है। तो ग्रांट्स लेना ज़्यादा मतलब कठिन है, या फंड्स लेना, बोरोड फंड्स लेना? सी अर्पित, फंड्स और ग्रांट्स दोनों ही केसेस में देखो आपको अपना कैलिबर तो प्रूव करना ही पड़ेगा। स्टार्टअप आपका इनोवेशन में होना ही चाहिए, चाहे सीसीडी लेना है चाहे एनीवेज गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे दे रही है, डजंट मीन कि वो एस्केप कर रही है कि चलो नहीं है तो लोन दे देते हैं, इंटरेस्ट तो आएगा ही। अनसिक्योर्ड तो है ही। अनसिक्योर्ड तो है ही है, तो देयर इज नो गारंटी कि वो रिटर्न होगा या नहीं होगा। उस पर भी आप गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकती अनसिक्योर्ड लोन पे, आपसे रिकवरी के लिए जा सकते हैं, दैट्स इट। और कठिन क्या है? कठिन तो ये है कि वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना कि हाँ सर मेरा स्टार्टअप पहले रेडी है भी फंडिंग के लिए, या मतलब मैं एलिजिबल हूँ हाँ, ईदर ऑफ द आपको चीज़ों के लिए। ज़रूरत है भी कि नहीं हाँ। है, क्योंकि बहुत से केसेस में देखते हैं कि फाउंडर क्या है, कार, महंगी महंगी कार, हॉलीडे मनाने चले जाते हैं स्टार्टअप हाँ के हाँ पैसों से, फंड रेस करके। तो ये भी एक है कि आपको उस चीज़ की नीड है कि नहीं, ये भी एक हाँ, बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो आप वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से उसको पकड़ लेती है कि आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए। ऐसे आपने बार बार बात की है पिच डेक की, तो एक जैसे कि कोई भी अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो पिच डेक खुद से बनाना चाहते हैं, या वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी बनाते हैं, तो उस कंसल्टेंट के काम को भी चेक करना कि उसने उनको सही चीज़ डिलीवर की है, तो उस केस में आप कुछ टिप्स बता सकते हैं कि पिच डेक में बनाते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि पिच डेक के ना कुछ एक बेसिक पहले टॉपिक्स होते पिच हैं। डेक होता क्या है, व्यूअर्स को ये बता हाँ, दीजिए। तो पिच डेक बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपने स्टार्टअप का आप अपना पूरा प्लान लिख देते हो एक अच्छे वे में, थोड़ा डॉक्यूमेंटेड कर हाँ दिया। डॉक्यूमेंट कर लेते हो। अभी तक क्या है, अब मान लो मेरे पास कोई प्लान है, मैं उसको सिर्फ बोल रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे ही 2 घंटे बाद ना याद रहे कि मैंने क्या बोला क्या था। बोला, सही बात है। लेकिन पिच डेक पे एक बार लिखा रहता है तो तो वो है कि आई बदलता रिमेंबर नहीं कि है। हाँ वो बदलता नहीं ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया है अभी ये। सही बात है। तो पिच डेक पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक ये होना चाहिए कि आपका एक तो बेसिक चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका आना चाहिए। योर फर्स्ट स्लाइड शुड डेफिनेटली हैव दैट विजन एंड मिशन। उसके बाद आपका एक टाइम, आपका मार्केट कितना बड़ा है, द टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, सर्विस एड्रेसेबल मार्केट कितना है, सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट कितना है, आपके गो टू मार्केट चैनल्स क्या हैं, ऑनलाइन कर रहे हो आप ऑफलाइन कर रहे हो, ये डिफर करता है स्टार्टअप टू स्टार्टअप। फिर आपकी एक स्लाइड होनी चाहिए डेडिकेटेड टू टीम। टीम की, आपकी टीम क्या है? राइट, आपकी टीम का एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से हैं फाउंडर्स, कितना विजन वो अभी देख रहे हैं आगे इसके लिए। एक स्लाइड आपकी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब मेरा कहना ये है कि आप अपने कंसल्टेंट से भी कराओ चाहे खुद बनाओ, आपकी एक स्लाइड ऐसी होनी चाहिए जो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे आपको प्रॉपर दिखे कि हाँ यू हैव मेड अ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे भी अच्छा जाता है इम्पैक्ट, प्लस ये गवर्नमेंट पे भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है। और एक दो स्लाइड्स आप अपने हिसाब से जो आप अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो ये एक बेसिक होना चाहिए। इसके अलावा पिच डेक कैन बी ऑफ 35 पेजेस ऑल्सो, 15 पेजेस ऑल्सो, डिपेंड करता है आपको इन्वेस्टर को क्या कैसे शो क्या करना है। आइडियल साइज होना चाहिए स्लाइड्स ये का? आइडियल 15 to 20 पेजर स्लाइड है तो बहुत अच्छा है।
और अगर आपका एक्चुअली स्टार्टअप बहुत बड़ा, 2-4 साल हो गया आप वो काम करते हुए, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको फिर हर प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स अलग समझानी पड़ेगी। एक स्लाइड पे आपका मार्जिन्स, योर रेवेन्यू रोड मैप, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जोग्राफिकल स्केल आपका क्या है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पिच डेक के बाद एक आपने टर्म यूज़ किया था ड्यू डिलिजेंस का। तो ड्यू डिलिजेंस जो है ये स्टार्टअप्स कराते हैं या जो जिसको फंड लिक्विडेट इन्वेस्टर कराता है, और क्या इसका मतलब रोल है, क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, और क्या कैसे इम्पेक्ट करता है ये वैल्यूएशन को या इसको लिक्विडिटी को डाइल्यूट करने में, क्या रोल है इसका ड्यू डिलिजेंस? तो मैं बताता हूँ, जैसे आज की डेट में किसी स्टार्टअप का वो हो गया, इंटरव्यू हो गया, और इन्वेस्टर ने बोला हाँ भाई स्टार्टअप अच्छा है, वी वांट टू इन्वेस्ट, ओके, तो द नेक्स्ट प्रोसेस ही विल स्टार्ट विद इज योर ड्यू डिलिजेंस। बेसिकली ड्यू डिलिजेंस में इनसाइट्स देखने हैं। इनसाइट्स देखने हैं, उसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है ओके, कि भाई आपने जो बोला है वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। अब आज की डेट में आपने मॉडल में मान लो अजम्पशंस बना लिए, आपकी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 15%, आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अज्यूम किया है 45%, ओके, तो आपके पास अजम्पशन के बेसिस होने चाहिए, आपके पास रियलिस्टिक होने या एग्जैक्टली। अब कई लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर का मार्जिन था 50%, ओके, इस साल से वो दिखाने लगे मार्जिन है 65%। अब अगर उनसे पूछा जाए कि 50 से 65 का आपका रनवे, आपका क्या ड्राइवर है, व्हाट आर द रेवेन्यू ड्राइवर्स, आप करोगे कैसे उसको, या कॉस्ट ड्राइवर से कम कैसे करोगे आप, तो फिर उसका जवाब नहीं होता। अच्छा, अगर मान लो इन चीज़ों को एक पल को इन्वेस्टर ओवरलुक कर भी दे, तो कई लोगों की एनुअल फाइलिंग्स नहीं कंप्लीटेड है, कई लोगों के वैल्यूएशंस ह्यूज जंप है, पास्ट वैल्यूएशन हो सकता है आपने पास्ट राउंड रेस किया हो, आपकी वैल्यूएशन एक्सेस आ रही हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आ रही हो, तो उस केस में भी इन्वेस्टर देखता है कि भाई आपने आज तब से लेके आज तक में वैल्यूएशन कितनी है, कितनी जंप हुई, और आपने कितना स्केल अचीव किया उस बेस पे। इट्स नॉट जस्ट कि हमने एक बुक्स निकाल के देख लिया कि हाँ इतना नंबर्स हैं, इतने नंबर्स ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो तो आप पिछला 7-8 महीने का पास्ट ट्रेंड्स भी देखते हो, तो क्या वो पास्ट ट्रेंड्स जितने मैंने शो किए हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल में बुक्स में है या नहीं है, मेरे टैक्स की आउटस्टैंडिंग डिमांड्स तो नहीं है। मैं अगर ऑफिस बोल रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में इतनी बड़ी टीम है 50 लोगों की, तो 50 लोगों की टीम होनी चाहिए। पेंडिंग तो ये कोई बहुत ईजी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम अब क्योंकि हमें इन्वेस्टर ने बोल दिया फंडिंग तो हो गई, तो डीडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हर कोई ऑडिट में भी कोई ऐसा स्टार्टअप होगा जो ऑडिट की रेंज में नहीं फॉल करता होगा, बट डीडी तो फिर भी होगा उसका इन्वेस्ट करने से पहले। सो दैट इज़ वाई डीडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने तो वैल्यूएशन एक मेथड आपने यूज़ किया वैल्यूएशन का, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और आपने कहा 50 करोड़ की वैल्यूएशन है, बट इन्वेस्टर ने जब उस पर डीडी किया, इन्वेस्टर ने अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड भी लगा लिया, इन्वेस्टर ने वेंचर कैपिटल मेथड भी लगा लिया, तो उस केस में इवन प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन कॉम्स भी लगा लिए, और देखा कि आपकी वैल्यूएशन तो खाली मतलब 15-20 करोड़ थी, राइट। तो ये डीडी करने पे इन्वेस्टर को एक बार ही पता लग जाता है कि कितना है, क्या है, व्हाट आर योर ऑपरेशंस गोइंग ऑन, क्या सैलरीज आप जितनी बोल रहे हो उससे कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डीडी में। इसका मतलब ये है कि जैसे हम टीवी पे स्टार्टअप देखते हैं, इस शार्क टैंक इंडिया, कि वहाँ पे उन्होंने अपना मॉडल या बिजनेस बताया और उन्हें चेक मिल जाती है, तो वो चेक एक्चुअली में नहीं मिलती है। वो चेक एक्चुअली में कभी नहीं मिलती है अर्पित। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सी वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, दैट इज़ वन ऑफ दी शोज जो गोइंग ऑन, उसमें पीआर का भी बहुत रोल होता है। तो अब उस केस में ये होता है कि आज की डेट में अगर किसी को चेक मिल गया तो वो गारंटी नहीं है कि उसको फंडिंग मिली गई है। अच्छा, जब वो वहाँ से बाहर जाएगा उसके बाद उसको डीडी का एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। उनकी टीम आपको भेजने से पहले भी एक प्री ड्यू डिलिजेंस करती ही है, क्योंकि मेरे वन ऑफ द स्टार्टअप्स जा चुके हैं वहाँ तक, मुझे मालूम है। एक प्री डीडी भी होता ही है आपको, उसके बाद भी आपका एक पोस्ट इंटरव्यू आपका ड्यू डिलिजेंस होता है। और मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम स्टार्टअप्स वाइप आउट हो जाती हैं ड्यू डिलिजेंस में, मैक्सिमम स्टार्टअप्स की फंडिंग नहीं होती, बहुत कम की होती है फंडिंग वहाँ पे। इसका मेन रीज़न मतलब क्या रहता है कि स्टार्टअप्स की फंडिंग क्यों नहीं हो पाती है, ड्यू डिलिजेंस में क्या लैक करते हैं? राइट, बिकॉज आपकी पिच डेक और फाइनेंशियल मॉडल में कभी सिंक को आता ही नहीं मैक्सिमम लोगों में। मतलब वो क्या करते हैं, आज की डेट में मॉडल से वैल्यूएशन बोलते हैं 30 करोड़ की, और पिच डेक में कहते हैं हम 50 करोड़ पे डाल रहे हैं। बेसिक चीज़ों के एरर्स होते हैं, फिर जो बोला एक्चुअली वो है नहीं, ऑडिट में लैग्स हैं, या फिर इनकन्सिस्टेंसी है रेवेन्यू में। जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, विंडो ड्रेस। हाँ, जिनका रेवेन्यू ना सीजनल होता है, आज 1 करोड़ आया, कल 0 आया, फिर 2 महीने बाद 6 करोड़ आया, फिर 0 आया। तो आपने तो टोटल वहाँ पे बता दिया कि जी मेरा तो 50 करोड़ का रेवेन्यू, बट जब आपका डीडी हुआ तो पता लगा कि वो रेवेन्यू इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो वो भी एक वन ऑफ दी। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ की आपका नहीं हुई फंडिंग, या आपने प्रॉफिट्स आपने बोला था कि हम प्रॉफिटेबल हैं, एक्चुअली में हम प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डीडी में निकल के आती हैं, इस वजह से भी फंडिंग नहीं होती।
जैसे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जो प्री सीड, राउंड 1, सीड, राउंड 2, ऐसे ऐसे। तो ये कौन सा बूटस्ट्रैप्ड तो है कि वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, राइट। प्री सीड, पोस्ट सीड, ये क्या होता है कंसेप्ट? सो बेसिकली जब एक स्टार्टअप फंडिंग के लिए जाता है पहले बूटस्ट्रैप से होने पे, तो डिपेंड करता है। अब उसका फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड है, फिर उसके बाद मे बी हील गो फॉर अ सीड राउंड, 1 आध करोड़ का सीड राउंड होगा, 1 2 करोड़ का। फिर उसके बाद प्री सीरीज़ ए पे आएगा, सीरीज़ ए, फिर प्री सीरीज़ बी। तो दीज आर लेवल्स ऑफ फंडिंग। जैसे जैसे हम इन लेवल्स के ऊपर बढ़ते हैं, हमारी फंडिंग की जो साइजेस है ना, ओके। अमाउंट साइज, जो अमाउंट हम रेज कर रहे हैं, वो साइज जनरली बढ़ती चली जाती है। फिर आपके इन्वेस्टर्स भी बदलते चले जाते हैं। आज हो सकता है एंजल्स ने आपके स्टार्टअप को फंड किया हो, फिर धीमे धीमे प्री सीरीज़ है, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी पे आपके आएंगे वेंचर्स, बिगर वीसीज। वीसीज की भी अलग अलग साइज़ है। द साइज ऑफ फंड दे आर होल्डिंग, किसी का 200 करोड़ का है, किसी का 800 और 1000 करोड़ का भी है। हाँ, टिकट साइज़ का भी है। तो ये लेवल्स ऑफ फंडिंग होते हैं कि स्टार्टअप जैसे जैसे बढ़ता जाता है। तो ये सीरीज़ डी तक तो मैंने सुना है, प्री सीरीज़ डी, सीरीज़ डी ऐसे सुना हुआ है, ऐसे करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई इन्वेस्टर जब पैसा डालता है तो वो देखता है कि आपने कितना पैसा डाल रखा है, बिल्कुल। तो आपका स्किन इन द गेम क्या है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, तो इससे भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आप सीरियस अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है, आपने अपना 1 करोड़ 2 करोड़ या जो भी है, आपने भी अपना स्किन इन द गेम कर रखा है। तो इससे भी कितना है कि क्या मिनिमम चीज़ें हैं जो देखता है इन्वेस्टर कि आप उस स्टार्टअप में कितना इन्वेस्टेड है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो ज़रूर होना चाहिए, स्किन इन द गेम होना ही चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनका मैं आपको बताता हूँ, बहुत इनोवेटिव होते हैं, एक ऐसी रेवोल्यूशन लाते हैं जो शायद कभी नहीं हुई, हर सेक्टर, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। तो उस केस में इन्वेस्टर ये रिस्क लेता है कि अगर ऐसा कोई रेवेन्यू नहीं भी है, मतलब इज पुट इन 1 और 2 लाख रुपीज़, तो भी हम एक स्टार्ट करने के लिए इनको पैसा दे सकते हैं। तो कभी कभार आइडिएशन स्टेज पे, MVP स्टेज पे, प्रोटोटाइप स्टेज पे भी आपको फंडिंग मिलती है। बट ये केसेस कितने हैं? बहुत कम है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स में यही ढूंढा जा रहा है कि कौन से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्शन है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ट्रैक्शन नहीं। आज की डेट में जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, बहुत सारे एंजल्स, VCs यही देखते हैं कि भाई आपके पास ट्रैक्शन है या नहीं है। और मैक्सिमम VCs ये चाहते हैं कि हम X अमाउंट डालें और Y अमाउंट हमें निकल के मिल जाए 3 साल बाद। ठीक है, तो आपको ये भी ढूंढना है कि भाई ऐसा इन्वेस्टर हो, मतलब चॉइस ऑफ इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी हो जाती है फिर इस केस में। बट हर इन्वेस्टर ये चाहेगा कि आपका स्किन इन द गेम होना चाहिए, और डेफिनेटली, बिकॉज ऐसा ना हो कि आज की डेट में कल को सक्सेस हुई तो आपकी हुई, और दिक्कत हुई तो पता चला मेरा ही पैसे चला गया पूरा पूरा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डिसीजन है। मैक्सिमम केसेस में तो इन्वेस्टर देख ही रहे हैं कि आपने क्या किया। 1 और 2 रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप जिनका लक बहुत अच्छा है, इनका रेवोल्यूशन आ रहा है बहुत अच्छा, उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके गया, तो इन्वेस्टर स्टार्टिंग में भी पैसा डालते हैं, नो डाउट। आज की डेट में जैसे हम लोग देखते हैं कि SME IPO और मेन बोर्ड IPO वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है, बोट है, अभी लास्टली मीशो का IPO आया। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं इस समय IPO मारे हैं। पहले यूनिकॉर्न्स जो थे, बड़े बड़े रिलायंस, इनके टाटा, इनके IPOs आते। तो आजकल स्टार्टअप को शेयर मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट, मार्केट्स भी अप्रिशिएट कर रहा है। मीशो 46% लिस्टिंग गेंस हुए। तो IPO किस स्टेज में स्टार्टअप लाता है, और क्या जैसे IPO लाने के लिए एक प्री कंडीशन होती है इतने करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तो क्या ये स्टार्टअप तभी ला पाते हैं कि इनके लिए अलग कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सारी कंपनीज़ के लिए है। सेबी ने एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे बोल रखा है कि भाई आपका 15 करोड़ का एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो लास्ट 3 साल का, या फिर आपका 1 करोड़ का आपका वो हो गया पेड अप कैपिटल, 3 करोड़ की आपकी टैंजिबल नेटवर्थ हो गई, नेट एसेट्स हो गए, सॉरी। तो उस केस में इन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही आप IPO ला सकते हो। बिफोर दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड, उसके पहले तो आप IPO नहीं कर सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड है, और ये बहुत सही भी है, बिकॉज एक स्टैंडर्ड के ऊपर ही होना चाहिए IPO लाने के लिए। बिकॉज पोस्ट IPO जो कंप्लाइंसेस है उसमें सीधे सीधे आपको ऐसा नहीं कि आज आपने किया और क्योंकि आपकी कंडीशंस फुलफिल हो गई लेट्स गो फॉर एन IPO। बहुत पोस्ट IPO कंडीशंस भी हैं कि 10 करोड़ की तो आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए उसके पास। तो उतना आपके पास दैट मनी इन बैंक एवरीथिंग है या नहीं है, ठीक है। और जब इन डिटेल हम जाते हैं तो और बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तो उनके पहले तो आप IPO नहीं ला सकते हो। फिर यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड अप टू दैट लेवल। और मैं आपको बताऊं 3-4 साल पहले से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी पड़ती है, देन यू गो टू एन IPO।
मतलब लॉन्ग टर्म विजन है, आप ऐसे ही नहीं है कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म 6 विजन है, महीने स्मॉल के टर्म अंदर में नहीं आप ना। मतलब पूरी प्लानिंग करके, पूरा डेफिनेटली, होमवर्क करके, पूरा तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप बिल्कुल बिल्कुल। आईपीओ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे ही, मैक्सिमम स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि बना के तो सब ले आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट है, बट जब एक्चुअली में उनको देखा जाए, एक्चुअली में उनसे पूछा जाता है, समझा जाता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे केसेस में लगता है कि हम आईपीओ रेडी हो जाएंगे, लोग कहते हैं, फाउंडर्स आते हैं कहते हैं सर हम 5 साल में, अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, कहते हैं 5 साल में आईपीओ लगा देंगे। ओके। बट एक्चुअली में जब वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उन्हें पता चलता है कि 5 साल की भी गेम नहीं है, पहले तो हमें 0 to 1 जाना है, 1 to 5, 5 to 10, एंड देन 10 to, उसके बाद हम आईपीओ 10 to 100 के वन स्टेप उसमें एट ए टाइम, हाँ, वन स्टेप एट अ एट ए टाइम लेके टाइम चलते। की तो बात है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, डेफिनेटली विजन होना चाहिए उसके लिए। तो जैसे कि आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है स्टार्टअप इंडस्ट्री में, और आजकल हमारे जो ये एक नया एक डोमेन बन चुका है सीएस के बिल्कुल। लिए भी। तो कैसे एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करते हैं, और भी हमारे व्यूअर्स हैं जो प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो कैसे अपनी एक एरिया ऑफ डोमेन प्रैक्टिस में कैसे डेवलप कर सकते हैं, और कैसे वो इस एरिया को सीख सकते हैं, एक अपने अंदर एक क्वालिटी या एक डोमेन इसको ऐड कर सकते हैं, कहाँ से इसका, जैसे कभी वो क्लाइंट्स कैसे उनको पिच करना है, या इन कॉरपोरेशन स्टेट में, तो एक उनके लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आप कैसे देखते हैं सीएस के लिए? अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज हमें फॉर्चुनेटली मैथ अच्छी समझ में आती है, हमें गेम्स समझ में आते हैं, और सीए का तो एक ऐसा, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है यार कि ऐसा हम कुछ है नहीं जो हम नहीं कर सकते, लोग जनरली सही ऐसे बात बोलते हैं। तो ये भी एक डोमेन ऐसा है जो नया है। मैंने अपनी आर्टिकलशिप जब करी थी या सीए के दौरान, बेसिक सी एक कैपिटल बजटिंग हम पढ़ते हैं, बट मैंने नहीं पढ़ी थी वैल्यूएशन, मतलब इन डिटेल कैसे होती है, मॉडल्स आप कैसे बनाते हो, या फिर आपको इंट्रैक्शन विद इन्वेस्टर्स कैसे करना है, वो तभी होता है जब आप ग्राउंड पे करना स्टार्ट करते हो। तो इधर अगर आप सोचते हो कि आपको बनाना है इस पे डोमेन में, इस नीश में आपको इनपुट मतलब उतरना है, तो फिर उस केस में इधर यू जॉइन विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज़ ऑलरेडी डन दैट, या फिर नॉट जस्ट सीए, बहुत सारी बड़ी मर्चेंट बैंकर फर्म्स हैं जिनमें ये गेम आप अच्छे से सीख सकते हो। बहुत सारे और भी बिग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने एसोसिएशन कर रखा है। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, मेरे हिसाब से इन एसोसिएशंस के साथ आप बहुत अच्छा जा सकते हो, फिर आप अपने कनेक्ट्स बना सकते हो, आप इवेंट्स में जा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके कनेक्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछेंगे मे बी जिनका आंसर आपको ना पता हो, तो आप रिसर्च करोगे कि आज मुझे नहीं पता, तो धीरे धीरे दैट बेस विल बी क्रिएटेड। मेरा तो इसलिए बेस भी अच्छा मुझे लगता है क्रिएट हो गया, बिकॉज मैंने उस प्रोफाइल में 3 से 4 साल मैंने एम्प्लॉयमेंट में मैं रहा हूँ अच्छे ओके। ब्रांड्स के साथ जिनका बहुत नाम है। तो उस केस में मेरा बेस वहाँ से काफ़ी हद तक मैंने अप्स एंड डाउन्स, हसल एंड बसल देखा है उनको। मैंने स्टार्टअप्स को 3 3 महीने में क्लोज होते देखा है, मैंने स्टार्टअप्स को क्लोज होते होते फिर आज बाउंस बैक। बाउंस बैक करते देखा है, जिसमें 70 70 करोड़ 100 100 करोड़ की टर्नओवर हो गई, जबकि वो 50 से गिर के 2 पे आ गए थे, फिर वो 100 पे भी चले गए। तो इस तरह से हसल बसल देते देते कोई यू गेट रियल टू लाइफ लर्न। एग्जांपल्स हैं आपके पास जो आप मतलब जिससे व्यूअर्स को रिलेट कर पाएँ, कि स्टार्टअप की जर्नी वो सीख पाएँ? हमारे कोई रियल लाइफ स्टार्टअप का एग्जांपल आप देना चाहोगे जिसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म किया हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाउंस बैक किया हो? या स्टार्टअप का नाम लेने में तो थोड़ा सा हो जाएगा प्रॉब्लम, बट ये है कि हाँ, जो ऑब्वियसली मैंने अपने लिंक्डइन पे तो अपडेट कर ही रखा है, नो डाउट, बट मैक्सिमम स्टार्टअप्स, येस, वन ऑफ द स्टार्टअप्स जिसमें मैं अर्लियर एम्प्लॉयड था, फार्मा स्टार्टअप था, तो उसमें कोविड के दौरान, ओके। कोरोना के दौरान हेल्थ केयर स्टार्टअप था, फार्मा स्टार्टअप, तो उसको बहुत फंडिंग मिली, बहुत उसने टर्नओवर किया, बट द मिनट कोविड एंड्स, थैंक्स। फिर वो उसका डाउन हिल जाना स्टार्ट हुआ, जबकि उस पास फंडिंग बहुत थी। बट एट लास्ट क्या हुआ कि कई बार हम रियलाइज़ करते हैं कि स्ट्रैटेजिकली गलत है, या फिर क्या यार, मतलब हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं, या इन्वेस्टर्स उतने सपोर्टिव नहीं है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी मतलब सिचुएशंस देखी उस स्टार्टअप में जिसमें हमने स्ट्रैटेजी फॉर्म करके देखी तो भी नहीं हुआ, कई बार हमने मेंटोरशिप ली तो भी नहीं हुआ। तो कभी कभार क्या होता है ना, एक स्टार्टअप का टाइम भी होता है, एक फेज़ आता है कि वो दौर डाउनफॉल आता होना ही होना है। अभी तक क्या था कि आपको कोविड की आदत पड़ी तो आपको मालूम था कि मैं कुछ नहीं भी करेंगे तो हमें टर्नओवर आ ही है, जाएगी, आ वो तो आ ही जाएगा, जाएगी। वो नेसेसिटी थी। बट हाँ, बट उसके बाद तुरंत हमने नहीं देखा, उसके बाद हमने नहीं उम्मीद करी थी कि, मतलब ऑब्वियसली हम चाहते थे कोविड खत्म हो, उम्मीद कर रहे थे कोविड खत्म, बट हमने ये उम्मीद नहीं करी थी कि कोविड के बाद हम डाउनहिल जा सकते हैं। तो उस केस में भी हमने पूरा पूरा देन टीम डेफिनेटली लगी, प्लान्स हुए, हमने एक बड़ी कंपनी के साथ उस स्टार्टअप ने एक्विजिशन भी किया, राइट। तो उस केस में क्या हुआ कि हमें सिनर्जीज मिली। ओके। तो
सोल्यूशन क्या था, सिनर्जीज मिली, तो उसके बाद से वो स्टार्टअप स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम, मतलब इट केम डाउन टू 5, देन इट वेंट अप टू 10-15, नाउ इट्स ऑन 30 to 40। तो ये चीज़ है, ये एक्सपीरियंस। अच्छा, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कल मैं एक रील देख रहा था कि नॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, पर बोट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि उसमें एक फेस है अमन गुप्ता का, ठीक है, वो उनका फेस है, उसकी वजह से उनने ब्रांडिंग कर रखी है। तो स्टार्टअप में क्या क्वालिटी, इनोवेशन या प्रोडक्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएशन, ज़्यादा ब्रांडिंग की वैल्यूएशन ज़्यादा है कि उस केस में, क्योंकि नॉइस और बोट में 10x की वैल्यूएशन का अंतर है। तो बिल्कुल क्या ये फेस का होना, ब्रांडिंग होना बहुत बड़ा फैक्टर है वैल्यूएशन? बिल्कुल अर्पित, जो दिखता है वो बिकता है वाला सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। क्योंकि एक तो ये भी है कि मे बी बहुत सारे लोग नॉइस के फाउंडर को ना जानते हो, हाँ, बट नहीं बोर्ड के जानते, फाउंडर को बहुत सारे लोग जानते हैं, सब जानते बिकॉज ऑफ द शार्क टैंक हैं। एंगल जो आ जाता है। तो उस केस में ना लोगों के ऑब्वियसली डेफिनेटली ये होता है कि हम ब्लिंकिट पे अगर गए या जेप्टो पे गए, तो मेरी भी एक आदत है, पहले मैं बोट सर्च करता हूँ। नॉइज इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, मैंने वो भी यूज़ किया है। बट क्योंकि एक कहते हैं ना कि फाउंडर फिगर, जो फाउंडर फाउंडर की एक ब्रांडिंग होती है खुद की, एक टेस्ला वो भी ज़्यादा जैसे है है, टेस्ला और BYD डेफिनेटली। का जो कंपैरिजन मतलब होता है। लोग जानते हैं कि शुगर इज ओन्ड बाय विनीता सिंह। अब या हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मे बी मामा अर्थ पे उतना सामान लोग ना खरीदें जो नहीं शुगर से खरीदे, खरीद लें, सही बात। वो डीप डाइव करने पता चलेगा। बट ये फाउंडर्स की जो एक ब्रांडिंग होती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब नॉइस के फाउंडर को आई हैव नॉट हर्ड दैट नेम, मे बी आई हैव टू सर्च, ओके। बट बोट के फाउंडर को मैं जानता हूँ। आज आज बोट एक ऐसा स्टार्टअप है जो मतलब लोग गाँव में भी बच्चे जान रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ वो एक स्टार्टअप है भाई, इसके गैजेट्स अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो एक जैसे कि मतलब ऐसा होता है कि जब एक सक्सेस पाने के बाद फिर लोग किसी से भी प्रोडक्ट खरीद के अपना ब्रांडिंग लगा के उसको बेचने लगते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि रियल लाइफ में, या लोग अपना जो भी है डेवलपमेंट है उसको ही कैरी करते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ना लोग आज की डेट में अवेयर हो चुके हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे आज की डेट में अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं या फॉल्स प्रोडक्ट, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका दिल्ली के पालिका बाज़ार में नाम लगा के कपड़े बिक रहे हैं, बट हमें मालूम है कि वो नहीं है। नहीं है, सही ठीक बात। है, क्यों पता लग गया हमें? क्योंकि सोशल मीडिया में था इतनी चीज़ें की, या फिर लोगों ने बात करने लगे कि भाई उस फलाने ब्रांड का 2000 का आइटम यहाँ 200 रुपये में मिल रहा है, सही बात। राइट। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इनकी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो पेटेंटेड होती हैं, इनके पास इनके आईपीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप कॉपी करके बेचते भी हो मिला के, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, वो ख़राब हो जाएगा। देन यू लीव, आज नहीं पता है तो इवेंचुअली यूल गेट टू नो कि यार ये तो बकवास प्रोडक्ट है, ये नहीं है वो वाला प्रोडक्ट, तो पता लग ही जाएगा इन एनी वेज। जैसे आपने ब्रांडिंग की बात की, तो ब्रांडिंग में आप देखोगे कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लोग इनकॉर्पोरेशन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है तब उन्हें याद आता है कि इसका तो ट्रेडमार्क भी लेना चाहिए था। राइट। अब क्या होता है कि वो ट्रेडमार्क के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये पहले ही से रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे वो फिर ये डिस्प्यूट जो होती है उसको, ये कैसे शुरुआत से ही उसको हटाया जाए? क्या डे वन से ही ट्रेडमार्क, इनकॉर्पोरेशन साथ ट्रेडमार्क के लिए जाना चाहिए फर्म्स को? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इनकॉर्पोरेशन पे टाइम पे कर लेनी चाहिए। एक तो कैप टेबल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, एक अपनी बेसिक पिच डेक बनानी चाहिए, ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए। कोई ऐसा स्टार्टअप है जो किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो पेटेंटेड है, तो भी उस केस में आपको पेटेंट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। रीज़न मीन कि कल को अगर आपने 4 साल तक उस नाम से तो आपने सब कुछ करा, लेकिन जब आप, मे भी हो सकता है 5वें साल में ट्रेडमार्क अप्लाई करने गए तो आपको नहीं मिला, देन इवेंचुअली यू विल हैव टू डू रीब्रांडिंग। बहुत सारे स्टार्टअप शार्क टैंक में आए हैं जिन्होंने रीब्रांडिंग करी है, उनको नाम नहीं मिला, या कई बार हम सुनते हैं कैंडिडेट्स के मुंह से जो पिच कर रहे होते हैं कि सर हमें ये नाम नहीं पब्लिक मिला, ने अपोज कर हाँ दिया बाद अपोज में, कर दिया, या फिर हमें अथॉरिटीज़ ने ही स्क्रूटनी स्टॉक तक डाल दी। सीज करे गए हैं। मेरा मेरा अभी एक प्रैक्टिकल केस हुआ कि मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मुझे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी ने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ट्रेडमार्क वाला वो थोड़ा सा पॉइंट मैंने ओवरलुक करा। उसके बाद जब पता चला तो उन्होंने कहा मुझे ट्रेडमार्क लेना है। मैंने जब उस क्लास में जाके ट्रेडमार्क चेक किया तो वो नाम पहले ही से रजिस्टर। तो जबकि आरओसी का काम है कि आपको अगर ट्रेडमार्क में अपोज अगर है, वो रजिस्टर्ड है, तो आपको उसी टाइम नाम मेरा इनकॉर्पोरेशन में अपोज करना चाहिए। पर यहाँ सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थोड़ा सा लैग करती है। जो ऑफिसर उस समय टेबल पे था उसने ओवरलुक करी चीज़ें।
तो इस वजह से फिर अब मुझे पूरा कंपनी का नाम चेंज, क्योंकि इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी कंपनी, अब मैं क्लोज़र के लिए जाता तो इससे फिर मुझे पूरा नाम चेंज करना पड़ा वो ट्रेडमार्क के एंगल से। तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस और डिले भी हुआ उस प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल, वो करने है में। इशू एक बहुत बड़ा। तो ये मतलब है कि और गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा नेग्लिजेंस रहता है इन चीज़ों में, तो हमें अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कर लेनी चाहिए। खुद कर लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ अर्पित तो बहुत बेसिक है, अगर मान लो मैं एज अ कंसल्टेंट किसी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो मेरा तो काम है ये देखना कि भाई आरओसी पे भी मैं चेक कर लूँ, ट्रेडमार्क का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और ट्रेडमार्क की साइड पे भी चेक कर लूँ। बिकॉज ये वही है ना, ये प्री डीडी है, ये कोई बताता नहीं है हमें। और अब तो देखो डिजिटाइजेशन भी है सर, तो उस केस में क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो धीरे धीरे हम ऑटोमेशन एंड एआई पे भी बढ़ रहे हैं। तो उस केस में आप स्क्रूटनीज भी देखो, अब एआई आ जाएगा बहुत जल्दी, उसमें भी स्क्रूटनी हुआ करेगी। तो अब ये सिस्टम लैग्स धीमे धीमे रिपोर्ट होके ख़त्म हो जाएंगे, बट यस कहीं ना कहीं अभी नेग्लिजेंस आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि प्री सीड करके या राउंड वन करके लोग महंगी महंगी कार, फॉरेन ट्रिप्स यहाँ चले जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? मतलब क्या उनके पैसे फंड बिजनेस को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, या इतना लीवरेज मिलता है यहाँ पे फंड स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर अपने पैसे का ट्रैक नहीं रखता है, या वो इस इन्वॉल्व, स्टार्टअप पैसा इन्वेस्ट करके हट जाता है, या वो फिर इन्वॉल्व भी रहता है बिजनेस में? नहीं बिल्कुल, दैट इज़ वाई ऐसे कि जो राइट चॉइस ऑफ इन्वेस्टर है आपको वो देखना है। या तो आप वो इन्वेस्टर लेके आ रहे हो जो जो ये बोलता है भी मैं पैसे डाल दूंगा लेकिन मैं डे टू डे ऑपरेशन में साथ नहीं दूंगा, मैं एडवाइजरी में साथ नहीं दूंगा, मुझे अपना रिटर्न चाहिए। ओके। तो इट्स बेटर कि आप वो इन्वेस्टर चूज़ करो जो आपके साथ टेबल पे बैठे स्ट्रैटेजिकली आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो। करे। डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि फाउंडर्स ने मिसयूज़ किया है पैसे का। पैसे मिले कुछ करने के लिए, करा कुछ और। कुछ और एंड यूज़ हो ठीक गया। है, एंड यूज। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आज की डेट में मैंने 1 करोड़ उठाया, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर है 50 लाख का खर्चा है, तो ऐसा ना हो कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा शो शाह दिखाने के लिए मैंने 80 लाख खर्च कर दिया, फिर मेरे पास R&D और मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं बचे। तो इन्वेस्टर डज कीप अ ट्रैक। और ऐसे केसेस में बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत अजीब नोट्स पे एग्जिट्स भी हुई हैं। फाउंडर से आर्गूमेंट्स हुए कि आपने बहुत एक्स्ट्रा खर्च किया है, बिकॉज वंस एन इन्वेस्टर गिव्स यू मनी ना, फिर वो हर हफ्ते आपसे एमआईएस मांगेगा, हर हफ्ते आपकी कैप टेबल पे बैठेगा, हैज़ द अथॉरिटी टू चेक योर बैंक स्टेटमेंट्स, ही हैज़ द अथॉरिटी टू विजिट योर ऑफिस, देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स बहुत मतलब स्मार्ट स्मार्ट हो हो चुके गए। हैं। हाँ, अब ये चीज़ नहीं है कि आप ले लो और आप मिसयूज़ करो, और मिसयूज़ करते भी हो आप तो यू स्टार्ट गोइंग डाउन हिल। तो वो इतना आप मतलब यू कांट फूल द इन्वेस्टर, वो आ रहा है तो बहुत मतलब कहते हैं ना एक टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके आता है, तो इन्वेस्ट मनी वेरी वाइजली। प्लस इसमें जैसे कि एक लोन में आप सिविल देखते हो, तो इसमें भी क्या है कि एक स्टार्टअप आप अगर उसका डाउनफॉल आ गया, फिर आप दूसरे स्टार्टअप में जाते हो, तो ये रेपुटेशन भी आपकी हैम्पर करता है मार्केट में, आप जब दोबारा फंड लेने जाते हो। डेफिनेटली हैम्पर करेगा। अब आज की डेट में आज मान लीजिए आपका सिविल ख़राब है, तो उसके बाद तो कोई लोन नहीं देने का आपको, चाहे कितना कुछ कर लो तो आप। फंड्स मिल मतलब जाते मैंने हैं। देखा है बड़े से बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, मेरे क्लाइंट्स हैं 1 और 2, आई वुड नॉट नेम देम, उन्होंने बड़े से बड़े ताकत लगा दी कि भाई हमें टर्नओवर बहुत अच्छा एंड हमें लोन मिल, मतलब उनको हिसाब से लोन मिलना ही चाहिए। बट इट्स नॉट हिसाब, गवर्नमेंट ये देखती है कि एक्चुअली में आपका सिविल कितना है। तो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं बैंक के सिस्टम्स कि अब अगर जब तक आप सिविल आपका नहीं सही है, या वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज हैविंग डिफॉल्ट, तो नहीं मिलता लोन। तो वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें वर्क करती हैं। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पीपल जनरली डोंट वॉच, मतलब सिविल नहीं देखता इन्वेस्टर, बट मैक्सिमम केसेस अब ट्रैक इन्वेस्टर रिकॉर्ड। धीमे धीमे ट्रेंड हो रहा है, सिविल देखने भी लगे हैं। और इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स जस्ट अ स्कोर कार्ड कि हाँ ठीक है भी, अगर इसने दिया है तो बिहेवियर ही पैटर्न। माइट नॉट फूल मी इन द फ्यूचर, वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, बट इट्स नॉट अ गारंटी। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपने भी ऐसे महसूस किया होगा कि उनका इनोवेटिव आइडिया होता है, पर फिर भी वो मतलब फंड्स नहीं मिल पाते हैं उनको इनक्यूबेटर से या प्राइवेट इन्वेस्टर से। तो जैसे आप देखोगे कि एक तो इनक्यूबेटर हो गया गवर्नमेंट का, आपने बताया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास कैसे अप्रोच किया जाता है? सिंपल बात है, आज की डेट में इनोवेशन बहुत अच्छा है। मैंने आपको फिर बोला इनोवेशन बहुत अच्छा है। आपने सब कुछ कर लिया, बेसिक कंप्लाइंस करा ली, बट आपके पास एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास जीटीएम नहीं है। ठीक है, अच्छा मान लो आप कर भी रहे हो इनोवेशन, कोई नई इनोवेशन, मेरे वन ऑफ द क्लाइंट थे जिसने एक हाइड्रोजन वाटर बॉटल में एक इनोवेशन किया, बहुत अच्छी इनोवेशन है, अभी किसी के पास जनरली वो है नहीं। ओके। बट जैसे जैसे होता है ना कि बड़े हो जाओगे आप, इन्वेस्टर ये भी सोचता है कि आप अगर बड़े हो जाओ, मार्केट से इनोवेशन बहुत अच्छी है, बट आप बड़े हो जाओगे तो फिर हो सकता है आपको जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है,
वो आपको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उतना अच्छा। हाँ, फिर वो बड़ी कंपनीज उनके पास इतना पैसा है, वो चाहेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के बना लेंगी। तो compete या तो यू हैव अ डिफेंसिबल मोट, मोट क्या है, मेजर ऑफ एडवांटेज ओवर टाइम। अभी क्या उतना डिफेंसिबल मोट आपके पास है कि भाई अगर बड़ा भी कोई आ गया तो मेरे से तो नहीं जीत पाएगा। compete हाँ, तब तो कंपटीटर एज है। आपको एज नहीं, हाँ, सही हाँ, बात। अगर एज है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। फिर तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कॉपी नहीं हो सकती कॉपी है। नहीं हो सकती। या तभी मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपनी, अगर आपके पास पता है कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, यू गेट इट पेटेंटेड, कि कोई दूसरा करा ही ना पाए। सही बात। तो उस केस में फिर यही चीज़ है कि आपका मोड उतना डिफेंसिबल होना चाहिए टू गेट दैट फंडिंग। अब ये क्या चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ें ये फाउंडर्स को ये वर्ड, ये जार्गन्स है ना, ये पता ही नहीं होते। और बताने के लिए भी क्या मतलब, फाउंडर्स एक डिमांड रखे आते हैं, सर मेरी फंडिंग करा दो। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी, देन ओनली आप फंडिंग के लिए जा सकते हो। ग्रांट्स, इवन ग्रांट, जगह 5 लाख की ग्रांट के लिए भी जाते हो तो उस लेवल की आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि आप 50 लाख लेने गए थे, तब जाके आपको वो 5 लाख की ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मोट होना चाहिए आपके पास। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। हाँ, 1 MCA compliance founder should never ignore MCA फाइलिंग्स की, एनुअल फाइलिंग्स, annual filings. डेफिनेटली। 1 tax mistake that cost startup the most. Tax mistakes. टैक्स मिस्टेक, यार रैपिड फायर में आप पूछ रहे हो टैक्स मिस्टेक। सेक्शन 56 का इग्नोरेंस आप कह सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग रिलेटेड पार्टी से पैसा उठाते हैं, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स ने पैसा दे दिया बट उसको रिपोर्ट नहीं किया। 1 document investor in India always ask for. ऑन डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल मॉडल, चलो। 1 myth about startup funding in India you want to break. कि मैं इनोवेटिव हूँ तो भाई मेरी फंडिंग हो ही जाएगी। Okay. ये बहुत बड़ा मिथ है। आप लोगों ये आज हमारे साथ CA निहित मल्होत्रा थे, ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप। तो इन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें हमको बताई और बहुत सारे इन एंड आउट्स बताए, ठीक है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि आप देखोगे बहुत सारे कंसल्टेंट भी मार्केट में आपसे कहेंगे जी मैं आपका फंडिंग करा दूंगा। तो ऐसे आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको खुद असेसमेंट करना है अपने प्रोडक्ट का। उसके बाद 2-3 अच्छे जो भी हैं, आप थोड़ा पैसे की तरफ, मतलब पैसा सेव करने की तरफ मत जाइए। 2-3 अच्छे जो कंसल्टेंट हैं, अपना सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, जैसे आप कोई बीमारी हो जाती किसी को तो वो 2 डॉक्टर्स को दिखाता है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल जो कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू जाइए, ठीक है। और कभी भी जैसे आप देखोगे कि सक्सेस फीस के तौर पे लोग एडवांस में पैसा ले लेते हैं, उसके बाद फिर उन पिच डेक बना के आपको एक इंक्यूबेटर के पास ले गए, फिर आपका लॉस भी होता है फाइनेंशियल मॉडल। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको खुद से देखना है, एक अच्छे इन्वेस्टर के थ्रू जाना और ऐसे किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है, लुक्रेटिव ट्रैप की वो करा के देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्वेस्टर का पैसा है। इन्वेस्टर कितना आपके मॉडल में कन्विंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए अपना बिजनेस ईमानदारी से करिए और अब प्रोडक्ट इनोवेशन लाइए। कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट पे अगर अच्छा प्रोडक्ट है, उसको आप मार्केट में है, प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टर की नज़र में आएगा। या और अपना पैसा लगाइए, तो जब आपका पैसा भी लगा होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं निहित से बोलना चाहूँगा कि वो भी कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट वर्ड्स क्लोज सर। लास्ट वर्ड्स वुड बी डेफिनेटली, जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आप करो, बट स्ट्रैटेजी बना के करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द बाउंसिंग बैक थैंक यू पॉडकास्ट। अर्पित, थैंक यू।